तो आज बात करेंगे हम टैक्स सिस्टम के ऊपर। और टैक्स सिस्टम में सबसे पहले रियल में समझेंगे टैक्स सिस्टम है क्या, कैसे कैसे हमारे देश में आया, ठीक है। और अभी तक जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने वहाँ करियर पावर में पढ़ी मुझसे, और कुछ लोगों ने और जगह पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने यहाँ भी पढ़ी होगी। तो जीएसटी में फॉर्मेट पढ़ा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ कि जीएसटी है क्या। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि डीपली कि जीएसटी सिस्टम बना, ये सिस्टम ही कैसे आया, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, टैक्स सिस्टम इससे पहले क्या था, ठीक है। और इसके अंदर कुछ जो पॉइंट आएंगे, जो पॉइंट लिखे जाएंगे, वो आपको आंसर राइटिंग में किसी भी टाइप का आप एस्से लिखते हो, किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल लिख रहे हो, या कोई कभी आंसर भी आप लिख रहे हो, तो उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप बातों को थोड़ा घुमा घुमा के तो बोल रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ फैक्चुअल डेटा भी उसमें दे देते हो तो गवर्नमेंट समझते हैं कि हाँ, आपको चीज़ों की फैक्चुअल नॉलेज भी है, आप अच्छी पकड़ रखते हो सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीएसटी को लेकर के, तो बेसिकली जो जीएसटी बना, अब जीएसटी के नाम और कौन कौन से नाम है जीएसटी के? वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी का दूसरा नाम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वन नेशन वन टैक्स। हिंदी में इसको बोलेंगे एक देश एक कर। और जीएसटी का अगर मैं बोलूँ एक और नाम क्या है जीएसटी का? सेकंड तो आपने बता दिया कि वन नेशन वन टैक्स हो गया जीएसटी। जीएसटी का दूसरा नाम क्या है? एक और नाम है जीएसटी का, ठीक। अब देखो, हर इंसान क्या करता है, वहाँ पे बैठा होगा, मान लो क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया, उनमें आपको टैक्स के बारे में कुछ डालना पड़ा, ठीक है। तो आप बड़े सुंदरता से लिख दोगे कि जीएसटी है, जिसको आप, और मैक्सिमम बच्चे करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कभी आंसर लिखते हो, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। मान लो आपने पहले जीएसटी लिखा, ठीक है। अब जीएसटी का पता नहीं है किसी को भी कि जीएसटी है क्या, गवर्नमेंट को भी नहीं पता, तो आप ब्रैकेट में डाल के इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, आपने मान लो एक बार फुल फॉर्म लिख दी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप जब भी आगे जाकर जीएसटी वर्ड लिखोगे, तब आपको फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बता दिया कि भाई ये जो शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हो इसकी फुल फॉर्म ये है। अब वो उसे कंसिडर करके चलेगा, हर बार वो उसी चीज़ को मानेगा उसमें, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फुल फॉर्म आ जाती है, हम आप शॉर्ट बोला एलपीजी, ये हो गया एलपीजी, ठीक है। आप कभी एलपीजी के बारे में लिख रहे हो, तो अब एलपीजी वो सिलेंडर वाला भी एक, तो बंदा समझ ले यार गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो आपको पता होना चाहिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप ये लिख दोगे सामने। अब उसको एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आप जब भी आगे लिख रहे हो एलपीजी का मतलब आपका उससे लिंक कर लेगा, फिर आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म को, ठीक है। तो ऐसे हमेशा करना है, आपको ध्यान देना इन बातों पे। अब बच्चा फुल फॉर्म तो लिख देगा, फिर साथ में भी लिखना है आपको कॉमा डाल के कि जीएसटी का जो सेकंड नेम है, दूसरे नाम से संबोधित किया था, फिर इसको बोला जाता है, वो क्या है? वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक कर। और अगर आगे बढ़ना है तो इसका एक और नाम रखा गया, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी गंतव्य आधारित कर, जो कंज्यूमर के ऊपर लगेगा। जीएसटी तो कंज्यूमर ही देता है ना, कंज्यूमर के ऊपर लगने वाला कर। तो क्लियर हुआ ऐसे। अब जब ये इन्फॉर्मेशन दोगे तो इन 3 लाइनों को पढ़ करके लिख करके तो बच्चा समझ जाएगा, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, इस इंसान को इसकी अच्छी खासी नॉलेज है, ये जानता है कि ये कर किसके ऊपर लगने वाला है, इस कर की टैगलाइन क्या है, वन नेशन वन टैक्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये हवा में बातें नहीं कर रहा, इसका मतलब इतना लिखती है वो, उसका एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि हाँ, ये जानकार है। फिर वो आगे पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर अगर आपको बात करना हो जीएसटी, तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था? बिहार? हाँ, तो बिहार में भी लॉन्च नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रांस में लॉन्च हुआ था। अब फ्रांस में भी कब लॉन्च हुआ था? 1947 नहीं। अगर हम कहते हैं जीएसटी सबसे पहले 1954 फ्रांस में लॉन्च हुआ, तो कब हुआ? 1954 में लॉन्च हुआ फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में लॉन्च हुआ ये, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस में लॉन्च हुआ। और फ्रांस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है फ्रांस की? पेरिस। बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है इसमें, पहले अब जीएसटी समझने से पहले हम समझेंगे टैक्स सिस्टम क्या होता है, कि कोई भी टैक्स सिस्टम है वो है क्या, असल में टैक्स क्या है वो समझते हैं हम पहले कि टैक्स सिस्टम क्या है।
तो टैक्स सिस्टम को जानने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 265 ये बात करता है टैक्स की। ठीक है, किसकी बात करता है ये? टैक्स की। अब टैक्स का मतलब क्या हो गया? यानी कि टैक्स के लिए एक सिंपल सी एक प्रोसेस होता है कि विधि के द्वारा ही लिया जाएगा, यानी कि लॉ। विधि को क्या बोलते हैं? लॉ या कानून, कि कानून के द्वारा ही लिया जाएगा, बाय लॉ ही कलेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से उठे आवे टैक्स दे, वो टैक्स नहीं होता, वो हफ्ता वसूली होती है एक प्रकार की, जो आप पिक्चरों में देखते होंगे अक्सर। ठीक है, सरकार जब टैक्स लेगी आपसे किसी प्रकार का टैक्स, तो कानून के दायरे में ही लेगी, उससे बाहर नहीं ले सकती। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं लेगी। और कानून का जो दायरा कहता है वो कहाँ कहता है? आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग, कि इसी आर्टिकल में है कि आप टैक्स ले सकते हो, जनता से टैक्स ले सकते हो। कितने प्रकार से टैक्स लेना है, किस रूप में टैक्स लेना है, ये सरकार की मर्जी है, और कैसे टैक्स लेना है, अभी वो सब भी बात करेंगे हम। ठीक है, फिर एक आर्टिकल हो रहा है आर्टिकल 264। इससे पहले ही आर्टिकल जो है, ये तो 265 टैक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300A तक, ये जो आर्टिकल बने यहाँ तक 264 से 300A तक के जो आर्टिकल बने, और ये आते हैं पार्ट 12 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12। यहाँ से यहाँ तक पार्ट 12 से ये जो आर्टिकल बने, ये स्टेट और सेंटर के रिलेशन को बताता है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टेट और सेंटर का रिलेशन तो है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिकल रिलेशन को बताता है, आर्थिक संबंधों की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, स्टेट एंड सेंटर इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात करता है, आर्थिक संबंध के बारे में। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है, अगला पार्ट, यानी पार्ट नंबर 13, इसका अगला ही जो पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर 13। देखो अब क्या होता है, मान लो 264 आर्टिकल है। ठीक है, तो 264 आर्टिकल में सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, और ऐसे अंदर तक जाते जाते बात करते जाएंगे। बल्कि जो 300A जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात करता है आपकी लीगल राइट टू प्रॉपर्टी। एक आर्टिकल था आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 जो आपके फंडामेंटल राइट में आता है, इसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। उसको आगे जा करके ख़त्म कर दिया, रिपील कर दिया, और उसको 300A में जोड़ दिया। और 300, अब देखो जो ज़मीन है, लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं, ज़मीन का विवाद जो होता है, तो ज़मीन सेंटर के हिस्से में भी आती है और स्टेट के हिस्से में भी आती है। तो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप तो हो गया ना उससे साबित। तो इसलिए इसमें जोड़ा गया कि भाई अब ज़मीन जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो करती है, पैसों की बात होती है, तो इसलिए इसमें इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब पार्ट 13 जो है, और देखो एक बड़े मजे की बात, ये ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ पे कोई ख़त्म हो रहा है पार्ट, पहली बात तो याद रखो कि जिस किसी आर्टिकल के पीछे कोई अल्फ़ाबेट लग गया, इसका मतलब वो आर्टिकल नया जोड़ा गया है, वो आर्टिकल नया जोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल यहाँ ख़त्म हो रहा है 300 पे, ये पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ये पार्ट जो अगला शुरू हुआ, तो इसका आर्टिकल 301 से शुरू होगा, नहीं होगा? 301 से शुरुआत होगी इसकी। तो 301 से 307 तक, 307 ये जो आर्टिकल का ग्रुप बनता है, ये आपको कहता है इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी या बिजनेस ट्रेड के बारे में। लिख लो इसमें, इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या बिजनेस ट्रेड, ऑब्लिक डाल के बिजनेस ट्रेड भी लिख सकते हो, इसके बारे में कहता है। इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी बिजनेस ट्रेड के बारे में कहता है। मतलब सर स्टेट्स के बीच देखो मान लो कि अभी आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश से कोई गुड्स एंड सर्विस जाए दिल्ली, जाए हरियाणा, तो यानी कि फीस तो शिफ्ट हो गई ना,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड एक्टिविटी दिखाई दे रही है आपको, और ट्रेड एक्टिविटी के लिए कानून होगा, और कानून होगा तभी उससे आप टैक्स ले सकते हो, तभी देखेगा ना कोई कौन टैक्स कलेक्ट करेगा। कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई उत्तर प्रदेश में, अब जब यहाँ प्रोड्यूस हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, लाओ भी एक्साइज ड्यूटी दो में, और एक्साइज ड्यूटी ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन वो चीज़ जा करके बिकी हरियाणा में या कर्नाटक में। अब जब हरियाणा या कर्नाटक में जाकर बिकेगी तो यानी कि अब जीएसटी चल रहा है, तो यानी कि कंज्यूमर तो टैक्स वहाँ भरेगा, ठीक है। तो वो टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी तो उत्तर प्रदेश को तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उसने टैक्स भी दे दिया, उसको रिफंड भी नहीं आया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। तो वहाँ से वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और देखेगी भाई मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे उत्तर प्रदेश ने टैक्स दिया, वो उसको रिफंड कर देगी उस टैक्स को। क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन बनाने जरूरी थे। अब ध्यान रखना इस बात को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही टैक्स सिस्टम पे बात करता है, सिंपल सी बात। आपको ये बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बातें की गई हैं। कभी आपसे कोई टैक्स सिस्टम पे बात आ जाए, कोई आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए, इनमें से अगर आपने एक दो भी, मैं तो कहता हूँ आपको एक तो ये आर्टिकल आप दिमाग में बिठा ही लो, 265 टैक्स के बारे में बात करता है, ठीक है। और अगर अच्छी तरह से पकड़ना हो तो पार्ट 12 और पार्ट 13 के बारे में बात कर लो, और 2-4 आर्टिकल याद करनी है आपको बस। अगर आप में इन 3 लाइन में से कोई भी एक लाइन में डाल दे एग्जाम में, ठीक है, तो एग्जाम में इतना खुश हो जाएगा ना, उसका दिमाग में आएगा अरे भाई वाह, यानी कि इसको टैक्स के ऊपर डीपली नॉलेज है कि टैक्स सिस्टम होता क्या और कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया हिस्सा, क्लियर करें। अब देखते हैं हम टैक्स सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ये रहे ना बगल में तो रखा, अच्छा, गर्म पानी पिया करो, ठीक है, मौसम बदल रहा है। वो तुम्हारी वो पड़ोसन लड़की है ना, उधर जो पढ़ रही है, नमस्कार, संध्या, उसको चाप खिला दी 2 दिन तक, बेचारी वो भूख बीमार पड़ गई। साबुदाने खिचड़ी हजम नहीं हो रही, चाप खा रही बेचारी। मैं अभी उनको यही बोल रहा था, मैं खबरदार इसको चाप खिलाई तो मैं निकल लेगी खाने का। कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, हाय तुम खतरनाक हो, ये बात तो है, ठीक है। चलो अब देखो टैक्स सिस्टम को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, और ये 2 पार्ट कैसे, एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और अगर डायरेक्ट टैक्स है तो दूसरा हो गया क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसकी खासियत क्या है, जिस पर लगा है उसी से वसूला जाएगा, डायरेक्ट है तो, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहो तो इसका लिखोगे आप इनकम टैक्स के तौर पे, जिस पे लगेगा उसी से वसूला जाएगा। और इंडेक्स क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, लगाया गया है लेकिन वसूला, मतलब लगाया मान लो एक्स पे है, वसूला वाई से जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें हाँ, होटल रेस्टोरेंट, ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो। कोई सर्विस टैक्स, किसी भी टाइप की सर्विस है वो सब इसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ चलें तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है, और यहाँ पर 3 प्रकार की अथॉरिटी डिवाइड होती है। एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट, एक होती है लोकल अथॉरिटी, जो टैक्स आपसे कलेक्ट करती है। तो 3 अथॉरिटीज भी लिख लो ये, एक होती है सेंटर यानी केंद्र, एक होती है आपकी स्टेट, और एक होती है आपकी लोकल। ये 3 प्रकार की आपकी बॉडीज डिवाइड की गई हैं। सेंटर जो है, जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है, तो टोटल 15 प्रकार के टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। 15 टाइप ऑफ टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, 15 प्रकार के, ठीक है। इसके बाद अब ये 15 प्रकार के टैक्स कौन से, उसमें थोड़े से टैक्स लिख लो जो एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे। इसी में यहाँ लिस्ट ऐसे नीचे बना लो। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, नहीं मतलब डायरेक्ट टैक्स ऐसे नहीं, सॉरी डायरेक्ट टैक्स में डालो उसको, इनकम टैक्स डालो उसके अंदर, इनकम टैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपका, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के बाद में हो गया इसी में कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। और इसी के बाद में इसका हो गया कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स।
कैपिटल गेन टैक्स। और अगला हो गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और यानी कि ये जो 4 टैक्स हो गए, इनको अगर आप मोटे तौर पर देखो तो ये चारों के चारों टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, ये चारों टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ये वाले। और अगर हम इसी में इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट टैक्स लेने का हक रखती है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या करेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कर दो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दो मैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई। और एक हो गया सर्विस टैक्स, और एक हो गया कस्टम ड्यूटी। ये सारी की सारी आपकी हो गई इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट। ठीक है, सर्विस टैक्स और क्या कहते हैं आपका ये कस्टम ड्यूटी। अब सर्विस टैक्स जो है, इसको लेकर के बड़ा विवाद भी हुआ, बताता हूँ मैं। अगर एग्ज़ाम में आप ऐसा लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलेगी, वेटेज मिलेगी। देखो, सर्विस टैक्स को शुरू किसने किया था और कब शुरू किया था? अगर ये बात देखने को कि सर्विस टैक्स अगर ना होता तो जीएसटी बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इसके बिहाफ पे, सर्विस टैक्स के बिहाफ पे ही जीएसटी खड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो सर्विस टैक्स जो शुरू किया था वो उसका श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को 1994 में। सर्विस टैक्स लॉन्च करने का मनमोहन सिंह ने 1994 में सर्विस टैक्स लॉन्च किया था कि सर्विस टैक्स होगा। और सर्विस टैक्स में लेकर के बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, बताता हूँ भी। 1994 में मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्विस टैक्स बनाया था। और प्रॉब्लम भी कैसे हुई कि समस्या यह है कि सर्विस टैक्स यानी सर्विस क्या है, किसे आप सर्विस मानोगे। ठीक है, जैसे एक होता है ना वो बार्बर शॉप होती है, बाल कटाते ना नाई की दुकान, शॉर्ट फॉर्म में सैलून जिसको बोलते हैं, तो उसको लेकर के बड़ी अड़चनें आई थी। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मेंस सैलून, लेडीज़ सैलून खोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मेंस सैलून और लेडीज़ सैलून को सर्विस टैक्स में डाल दो। उन्होंने नाम बदल दिया उसका, ठीक है, हेयर ड्रेसर कर दिया, यानी नाम बदलती बार। ठीक है, कुछ लोग जैसे सीडी बना रहे हैं, सिस्टम बेच रहे हैं कोई, या किसी और प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप की सर्विस है देश में, तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ठा के नाम डालती लिस्ट में कि हाँ आपसे ये सर्विस टैक्स में आएगा, वो उसी को बदल देते, सबका नाम चेंज कर दो। ठीक है, मान लो हम है एजुकेशन सेंटर हमारा है, ठीक है, कहेंगे भाई आप सर्विस टैक्स दोगे, ओके, कल को हम एजुकेशन एकेडमी कर देंगे नाम, तुम्हारा बेड़ा कर को ले लो सर्विस टैक्स पैसा लोगे। ठीक है, तो फिर काफ़ी साल तक ये दुखी आत्मा होती रही। तो सिंह साहब ने क्या किया, एक शॉर्टकट निकाला कि ठीक है, जितने प्रकार के गुड्स हैं उन्हें छोड़ दो और बाकी सब सर्विस ही कहलाएगी। अब बदल के दिखाओ नाम, डेफिनेशन ये कर दी उन्होंने कि जितने प्रकार के गुड्स है, कहते हैं गुड्स एंड सर्विस है, यही तो होता है मार्केट में, और होता क्या है, उन्होंने कहा गुड्स को छोड़ दो, गुड्स तो साफ दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो भी है पैसा जनरेट कर रहा है वो सर्विस ही कहलाएगी। अब बदल के दिखाओ नाम। तो इस वजह से सारे फंस गए कि अब जो भी नाम रखो आप हो सर्विस में। ठीक है, तो कभी भी इसलिए कोशिश करते हैं कि लिस्टों में नाम लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद स्टेट वाला, कि स्टेट टैक्स में कितना आता है। टोटल 20 टाइप के टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, 20 टैक्सेस लेती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये 15 ही है इसके पास, यहाँ 20 है। सर ये तीनों इनडायरेक्ट है ना, सेंट्रल सर्विस और कस्टम, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, दोनों में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला चलता है। ये वाला जो हो गया ये डायरेक्ट टैक्स है, ये वाला जो हो गया यहाँ से नीचे वाला ये इनडायरेक्ट हो गया, सेंट्रल सर्विस और कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, और जो 20 प्रकार का टैक्स है, लेकिन 20 के 20 तो नहीं, जो काम का टैक्स है उन पर लिखो। पहले लिखो सेल टैक्स, जिसको आप वैट भी बोलते हो। इसमें सेल टैक्स, वैट, वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। मान लो ये मार्कर है, इसको आपने अच्छी तरह रैपर कर दिया, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो आप इसको ज़्यादा दाम में बेचे तो वैल्यू
कभी पैसा आप लगाओगे, वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा है जो इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, वो होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल टैक्स, ठीक है ना, या फिर एक्साइज ड्यूटीज लगती है, एल्कोहल एक्साइज ड्यूटी लगती है, एल्कोहल टैक्स ले सकते हो इस पर। ठीक है, ये टैक्स हो गया। और लोकल अथॉरिटी जो होती है आपकी, वो लोकल अथॉरिटी जो है, लोकल अथॉरिटी को टैक्स स्टेट से ही मिलते हैं, मतलब उनके अपने छोटे मोटे मेले वाला लगवाना, ठीक है, छोटा मोटा मेला लगवाना है, कोई कार्यक्रम करवाना है, तो वहाँ से वो टैक्स ले सकती है। लेकिन उनको ज़्यादातर अपने खर्चे का पैसा कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलता है। ये ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट से इनको खर्चा मिलता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट। बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, लोकल अथॉरिटी में उतनी, देखो कोई भी मान लो लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, ये लोकल बॉडीज़ है, लोकल अथॉरिटीज़ है। अब ये ऑटोमेटिकली आ तो स्टेट के अंदर ही रहे हैं, है तो स्टेट के अंदर ही, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करोगे तो स्टेट के अंदर एक्टिविटी हो गई वो, तो इसलिए बोला गया। लेकिन छोटे पैमाने पर, जैसे कि मान लो कोई कूड़ा वूड़ा फैला दिया, तो म्यूनसिपैलिटी वाले आएंगे और वहाँ पर आकर चालान काट देंगे आपका, वो फीस फाइन मैंने वो सब ले सकते हैं। या कहीं मेला वेला लगा, बैनर वैनर लगवा लिए आपने, तो वो लोकल अथॉरिटी के अंदर में डाल दिया ये चीज़ें, ठीक है। बस बाकी जो स्टेट कलेक्ट कर रहा है वहीं से वो अपना हिस्सा ले लेते हैं, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उनको अपना अपना हिस्सा बांट दे कि लो थोड़ा बहुत आप भी ले लो, और आपका काम चलना चाहिए, काम रुकना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला हिस्सा कि किस तरह से टैक्स का फॉर्मेट बनता है, कैसे बनता है, नोट डाउन कर लिया। चलो, कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनी होती है ना, कंपनी रन करते हैं, कंपनी पे लगने वाला कर, और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम यही है। और बड़े मज़े की बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अभी हाल ही में हुआ है कि जीडीपी डाउन है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को आधे से ज़्यादा कम कर दिया। जैसे मान लो 30% लग रहा था कॉर्पोरेट टैक्स, अब 30% से भी हटा करके शायद 10 या 12% कर दिया, जिससे जो अब बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका और ज़्यादा कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। तो बड़ी रिलैक्स मिला है कॉर्पोरेट लोगों को इस टाइम पर। तो सर वो तो उनका फायदा हो गया ना, एक तरीके से पर्सनल फायदा करेंगे हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, अब मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाह रहा क्योंकि ये यूट्यूब पे जाने वाली वीडियो है। लोकल अथॉरिटी में लाइक पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़, इन्हें हम कहते हैं लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, उसको लिख लो। देखो सर्विस है और उसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर सर्विस ही ना होती पहले से तो गुड्स का क्या करते हम, ठीक है। तो सर्विस टैक्स बहुत जरूरी है। गुड्स टैक्स तो हर कोई लगाता है, लेकिन सर्विस टैक्स को लॉन्च करने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए था। अब बात करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इसकी, और बैकग्राउंड में जाकर के बात करते हैं। पहले लिखो एक स्टेटमेंट, वो लिखो हेडिंग, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। और इसमें हम जो बात करने वाले ये कर रहे हैं 1986 से पहले, 1986 से पहले या बिफोर 1986 आप इसको लिख सकते हो, ये बिफोर 1986। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता था कि ये टैक्स जो होता था ये कई स्टेजेस पे लिया जाता था, यानी कि 1986 से पहले जो टैक्स कलेक्शन आपका होता था ये कई स्टेजेस पे होता था, और इसमें समस्या आती थी, इसमें ही टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती थी। यानी कि आप ऐसे समझ के चलो इसे कि मान लो कोई चीज़ बनी, कोई पर्सन है ए या कोई प्रोडक्ट है ए बना, ठीक है, और ए की जो वैल्यू है उस पर लगा मान लो 100 रुपये, ऐसे मान चलो 100 रुपये लगा, तो 100 के साथ में आप इस पर रॉ मटेरियल लगाओगे, 100 रुपये का, या फिर इसका रॉ मटेरियल मान लो कि ये हो गया रॉ मटेरियल आपका, इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल खर्चा हुआ 100 रुपये का, रॉ मटेरियल खर्चा हो गया 100 रुपये। अब जो 100 रुपये हुआ और सपोज कि इस पर 10% टैक्स लग रहा है, मान लो कि 10% आपने इस पर टैक्स लगाया, तो कितना इसकी वैल्यू बन गई टोटल, इस 100 रुपये पर 10% टैक्स लगा दो तो 110 की टोटल वैल्यू हो गई, टोटल हो गया 110 रुपये। इस टाइप से आपका टैक्स लग रहा है कि रॉ मटेरियल कितना लगा। अब मान लो कि प्रोडक्शन में, इसके प्रोडक्शन में, अभी तो ये रॉ मटेरियल है केवल, ठीक है ना, इसके प्रोडक्शन में 150 रुपये लगा,
क्या करता हूँ इसका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना लग गया इसका 150 रुपये, 150 रुपये खर्चा आया। अब 150 रुपये अगर प्रोडक्शन होगा उस पर 10% टैक्स मान लो, तो कितना हो गया 150 पर 10% प्लस 10% टैक्स लगा, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 165 हो गई ना। ठीक है, चलो तो अब कितना हो गया ये 165 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, ये हुआ प्रोडक्शन, तो ये 10% जो लगा ये हुआ एक्साइज ड्यूटी। बता था कि प्रोडक्शन जब भी होता है उस पर क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जो रिटेलर के पास ये गया, अब रिटेलर के पास कितने में गया ये, रिटेलर के पास 165 रुपये। भाई कोई भी घाटे में थोड़ी बेचेगा, इसकी 165 रुपये की वैल्यू है। रिटेलर ने कहा भाई मैं इसको 165 रुपये में बेचूंगा, दूंगा आपको, 165 रुपये हो गया। प्लस में रिटेलर कहेगा भाई मेरा भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, उनने मान लो 35 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ दिया इसमें, चलो ये हो गया इसका प्रॉफिट कि 35 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो कितना वैल्यू बन गई इसकी 135 और 200 रुपये, 200 रुपये हो गई इसकी वैल्यू, कि इस चीज़ की वैल्यू अब हो गई 200 रुपये। अब 200 रुपये जो वैल्यू हुई तो 200 रुपये पे भी 10% टैक्स लगा दो। कंज्यूमर तो खरीदेगा ना 200 रुपये में, वो भी टैक्स देगा, तो 10% प्लस करो इसमें। अब ये कितना हो गया 220, 220 रुपये इसकी कॉस्ट हुई, टोटल कॉस्ट। समझ में आया यहाँ तक? हाँ बता रहा हूँ, देखो अब ऐसा समझो, मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है ए नाम का। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास 100 रुपये का हमने रॉ मटेरियल लेंगे हम। ठीक है, मान लो हमें मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर के अंदर की जो निब होती है, ये बॉडी होती है, ये रॉ मटेरियल हो गया इसका, इसके लिए, या फिर प्लास्टिक ही हो गई, रॉ मटेरियल हो गया प्लास्टिक इसका। तो हमने 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया, यानी कि हम जिस मार्केट से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसने कहा भाई 10% तो टैक्स लगेगा आपके ऊपर, 10% टैक्स लगा दिया। तो ये हो गया कितना रॉ मटेरियल 110 रुपये का। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट 110 रुपये का है, ये बना, प्रोडक्शन हुआ, बना, बनने के बाद में इसकी कीमत, प्रोडक्शन इस मार्केट की कीमत मान लोगे 150 रुपये, 110 का था रॉ मटेरियल था में 40 रुपये में ऐड हो गए, तरह से खर्चा आ गया बनाने में 40 रुपये। अब जब 40 रुपये ऐड हो गया तो इसकी कीमत हो गई 150 रुपये, और 150 रुपये जब इसकी कीमत हुई तो 10% इस पर लग गई, क्या, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने हैं तो एक्साइज ड्यूटी लग गई यहाँ पे, इसको मान लो आप एक्साइज ड्यूटी। समझ में आया कि ये हो गई एक्साइज ड्यूटी। अब 150 का 10% कितना हुआ 15 रुपये, तो टोटल ऐड करो तो कितना हो गया 165 रुपये, यानी कि इस मार्कर की जो कुल वैल्यू होगी कितनी हो गई 165 रुपये। अब प्रोडक्शन के बाद ये जाएगा दुकान पर, रिटेलर के पास बिकने के लिए, मार्केट में आने के लिए रिटेलर के पास आया, यानी रिटेलर को कितने मिला, ये 165 रुपये मिला, 165 मिल गया। रिटेलर कहते हैं मैंने 165 में खरीदा है तो मैं भी तो अपने कुछ कमाई रखूँगा ना, मैं इसको ऐसे कैसे बेच दूँ। उसने क्या किया, उसने बोला कि 35 रुपये, देख के जाना ध्यान से, ध्यान से, अगर एक भी हिला ना या कुछ भी हिला, ये देख गधा गधा, मैं मतलब बोल ही रहा हूँ, टच लेके चल रहा। ठीक है, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। तो अब रिटेलर के पास जब ये गया तो 165 रुपये रिटेलर के पास था, उसने बोला कि भाई 35 रुपये मैं इस पर और लूँगा, मैं भी तो बेच रहा हूँ, तो 35 और ये जोड़ दो 200 रुपये हो गया, यानी कि इस मार्कर की कीमत कस्टमर को कितने की पड़ी 200 रुपये की। जब 200 की पड़ी तो टैक्स तो लेगा ना वो भी, कि टैक्स दे। अब 200 रुपये उन्होंने लगाई 10% टैक्स, तो कितना हो गया इसका 220 रुपये, यानी कंज्यूमर ने कितने में खरीदा है 220 रुपये में खरीदा। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैसे हुआ। यहाँ 10 रुपये था, हाँ पूछो। ये रिटेलर ने 155 में लिया और फिर कंज्यूमर को देने के लिए 35% इसमें 35 रुपीज़ ऐड कर दिए। भाई मैं, रिटेलर कह रहा है भाई मैं इसको 35 रुपये बढ़ा करके बेचूंगा। ठीक है, रिटेलर ने बोला कि मैं इतने में नहीं बेच रहा, क्योंकि भाई वो भी अपनी दुकान खोल के बैठा, उसको दुकान का रेंट देना, बिजली पानी खाना पीना, उसका भी तो भूखे बच्चे पड़ जाएंगे वरना। उसके ऊपर भी टैक्स लगा। ठीक है, हाँ उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। भाई जो अमाउंट उसने इसने जोड़ दिया 200 रुपये हो गया, रिटेलर को मिला गया, अब उस पर टैक्स लगेगा टोटल अमाउंट पे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट 10% टैक्स लग गया, तो 220 का ये प्रोडक्ट बन गया, यानी कंज्यूमर को कितने में मिला 220 रुपये में। अब हैं
अब टोटल लॉस कंज्यूमर का वो कैसे, वो ये समझना है। देखो इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और जब ये टर्म वहाँ लिखोगे ना कि कास्केडिंग की पहले वाले टैक्स सिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट लगता था, कास्केडिंग प्रॉब्लम थी, तो एग्जाम में दिमाग में कास्केडिंग प्रॉब्लम पता है इसको, यानी कि इसको बोलते हैं टर्म में ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स। कास्केडिंग का मतलब था ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स। ये कैसे हुआ, अब देखो ध्यान समझना। जब इस 100 रुपीज़ पे 10% का टैक्स लग चुका था, ठीक है, तो 110 की वैल्यू हो गई थी इसकी, यानी कि जब ये यहाँ पर आए 150 रुपये, यानी कि प्रोडक्ट बन गए 150 रुपये हो गया, तो यहाँ जो 150 है तो इसका मतलब 10 रुपये जो टैक्स पहले लग चुका था वो लेस होना चाहिए था इसमें से, और उसके बाद टैक्स आ गया था। क्लियर हुआ, यानी कि टैक्स भी इसमें इंक्लूड हो गया और उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, यानी टैक्स के ऊपर, टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगा, रिपीट हुआ, फिर 165 रुपये इसकी वैल्यू बनी। अब जब ये यहाँ आया तो यानी कि 10 और 10 20, ये 20% लेस होना चाहिए था इसमें से पहले, फिर टोटल जो अमाउंट बनता उस पर टैक्स लगता, लेकिन ये 20 रुपये मतलब 10 रुपये वहाँ पर और 15 रुपये यहाँ पर, 25 रुपये ऐड हो गया, और 25 रुपये ऐड होकर इसकी वैल्यू बन गई 165 रुपये, और इस पर 35 रुपीज़ ऐड हुआ और फिर 10% टैक्स लग गया, यानी कि 20% और, तो 25 और 20 कितना हो गया 45, यानी कंज्यूमर ने टैक्स पे किया, कितना परसेंट टैक्स पे किया कंज्यूमर ने 45%। ये टैक्स पे किया कंज्यूमर ने छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर, समझ में आया। हाँ सर आपसे 110 रुपये टोटल सर या 150 प्रोडक्शन कैसे हो गया? एक सेकंड, क्या बोला, दोबारा बोलो। सर टोटल वहाँ पे मतलब 110 रुपये है, हाँ ठीक है सर, फिर तो प्रोडक्शन कैंसिल 150 कैसे हो गया? बता रहा हूँ, देखो ये है यहाँ पे रॉ मटेरियल, कि आपने 100 रुपये का रॉ मटेरियल लिया जिस पे 10% का टैक्स लगा 110 रुपये, ये हो गया मान लो, इस मार करके जो प्लास्टिक आपने खरीदी रॉ मटेरियल हो गया, इससे आपने प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट जो बना उसकी कीमत मान लो 150 रुपये हो गई, यानी कि 40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ प्रोडक्ट को बनाने में। हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे से मान लो इसको कि 110 प्लस में 40 रुपये, ये हो गया लेबर चार्ज कह लो, मशीन का कह लो, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी भी सब कुछ लगेगा, ठीक है ना, तो उसका कॉस्टिंग हो गया, टोटल कितना हो गया प्रोडक्ट बना, ये 150 में प्रोडक्ट बना। अब 150 में प्रोडक्ट बना तो इसके ऊपर टैक्स लगा 10%, तो 165 इसकी वैल्यू हो गई, फिर दुकानदार के पास गया, यानी कि जो कंज्यूमर फाइनली टैक्स दे रहा है सरकार को, कितना परसेंट का दे रहा है 45% टैक्स दे दिया कंज्यूमर ने, जो बिना वजह का, तो इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी ने इसी ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स को ख़त्म किया, समझे। कास्केडिंग मैं लिखवा रहा हूँ, CASCADING, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, इतना सा लिख लो बस, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स। अब इससे बचने के लिए एक तरीका बनाया था जिसे आप कहते हो वैट। पहले इससे बचने के लिए वैट तरीका बनाया था कि कास्केडिंग इफेक्ट जो लग रहा है, इससे बचने का तरीका बनाओ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाओ। सही, वैट अलग है और जीएसटी है, दोनों की अपनी अपनी खासियत है। अब ये भी ध्यान रखो कि जैसे बिना सर्विस टैक्स के जीएसटी नहीं आ सकता, वैसे ही बिना वैट के भी जीएसटी का कोई मोल नहीं था, बिना वैट के भी जीएसटी आ ही नहीं सकता था, ठीक। और जो वैट है इसकी स्टार्टिंग भी 1954 में फ्रांस में ही हुई थी, ये भी लिख लो, इसकी भी स्टार्टिंग 1954 में फ्रांस में ही हुई थी। और अगर ओवरऑल डेटा देखा जाए तो यूरोप में 96% जो कंट्रीज़ हैं वो वैट का यूज़ करती हैं, और अफ्रीका में 90% कंट्री ऐसी है जो वैट का इस्तेमाल करती यूज़ करती है आज की डेट में। वैट और जीएसटी दोनों एक ही साल लॉन्च हुए थे फ्रांस में। हाँ, फ्रांस में तो एक साथ लॉन्च हुए हैं फ्रांस में, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा कि वैट के बिना पे जीएसटी की कल्पना भी आप कर नहीं सकते, ना वैट के बिना ना सर्विस टैक्स के बिना। तो अगर इनको जीएसटी लॉन्च करना है, इन्होंने इस ईयर में जीएसटी लॉन्च किया तो इसी ईयर में वैट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सर वो बताया यूरोप में तकरीबन 96% कंट्रीज ऐसी हैं जो
वैट का इस्तेमाल करती हैं, वैट का यूज़ करती हैं। और अफ्रीका में 90% कंट्रीज़ ऐसी हैं, यूरोप में 96% और अफ्रीका में 90% कंट्रीज़ हैं। सर वैट और सर्विस टैक्स है ना? वैट अलग है, सर्विस टैक्स अलग है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं केवल वैट का डेटा बता रहा हूँ। यूरोप में 96% और अफ्रीका में 90% कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं। आप सर अफ्रीका अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, उसमें 90% कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं वैट के ऊपर। ये वाला इससे समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग आपके ऊपर कैसे हो रही थी, ठीक है। आज तक सुना था कि इतनी ओवरलैपिंग हो रही थी। अब आगे समझो कि अब वैट ने आपको कैसे थोड़ी छूट देने की कोशिश की है, कैसे क्या उसकी शुरुआत हुई। बता देना, बोर्ड क्लियर कर दूँगा मैं, कोई बोर्ड क्लियर करना है कर दूँ, बोर्ड क्लियर ठीक है लिख ले, कोई बात नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं वैट के बारे में। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन कहा, मतलब क्या आपने पहले लिखवाया ना, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन बिफोर 1986। तो सर जब ये अलग अलग स्टेजेस पे ले जा रहे हैं तो सिंगल पॉइंट बोला बता रहा हूँ। देखो लाइन मैंने लिखवाया सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, ठीक है। सिंगल पॉइंट की बात तो हम अब करने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखवाया 1986 से जो पहले चलता था, अभी हमने उसकी बात की थी कि 1986 से पहले ये चलता था कलेक्शन, ठीक है। अब उसकी हम बात करेंगे। अब आ रहे इसलिए वैट पे हम, ठीक है। अब वैट में देखो बहुत सिंपल सी बात, इसको ऐसे समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो ऐसा कर लो इसको कि ए ने बी से रॉ मटेरियल खरीदा। इसे हम और खोल के अब की बार एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट हम वही रख रहे हैं, मान लो 100 रुपये की, तो 100 रुपये रॉ मटेरियल पर कितना टैक्स लगा, 10% मान लो, कितने का हो गया, 110 रुपये का ये हो गया। हम इसका एल चल रहे हैं। अब जो यहाँ 110 रुपये का है, पहले रॉ मटेरियल ए ने बी को बेचा, ठीक है, ए ने बेच दिया बी को। अब जो बी है वो मैन्युफैक्चर करके सी को बेच रहा है। सपोज यहाँ पर आ गया बी बेच रहा है किसको, सी को बेच रहा है। अब अगर बी सी को बेच रहा है तो अब इसको थोड़ा सा और खोल के समझो कि इस प्रोडक्ट की कीमत तो ऐसे कैसे ले लो कि रॉ मटेरियल की कीमत कितनी थी, 100 रुपये, ठीक। प्लस में 10 रुपये किसकी ऐड हो गई इसमें, इसकी कीमत, ये ऐड हुआ है ना, तब 110 का अमाउंट आया निकल करके, ठीक है। अब 110 के अमाउंट पे मान लो कि 40 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, जो प्रोडक्ट बना उसकी कॉस्ट आ गई। टोटल कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 150 रुपये। अब 150 में क्योंकि हमने 10% का टैक्स, 10 रुपये टैक्स हम लगा चुके थे, ठीक है, तो अब 10% 10 रुपये को लेस कर दो, कितना बचा, 140। तो 140 के हिसाब से जो टैक्स बना, 14% बना, नहीं बना 10% के हिसाब से, 14% टैक्स जाएगा। बता रहा हूँ, देखो ऐसे करो कि जैसे ये 10 रुपये जो है, ये 10 रुपये जो है, इसमें एक चीज लिख लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका, ठीक है। क्या मुद्दा है चल रहा होगा ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। अब एक बात सोचो कि किसी भी उस पे जो टैक्स लगना है, इसका टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है आपको, 150 रुपये, लेकिन 150 रुपये में 10 रुपये वो है जो टैक्स पहले लग चुका है, तो बचा कितना, 140 रुपये। 140 रुपये पे जो टैक्स आपका लगना था, 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखो जो 10% का टैक्स लगेगा, तो पहले आप 10% पे टैक्स लगा चुके हो, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, जो वैल्यू है उस पे लगेगा। तो अब 4 रुपये पर टैक्स बचा, नहीं बचा कि 4 पर टैक्स लगेगा, 4% का टैक्स बचा, तो 10% का टैक्स वो और 4% टैक्स अब लगेगा, कितना हुआ, 14% हुआ। समझ में आया किस्सा। तो यहाँ जो अब टैक्स लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा, इसमें 14% लगेगा। समझ में नहीं आया, दोबारा करते हैं, देखो ऐसे करो, 100 रुपये है, 10% टैक्स लगा, वैल्यू हो गई 110 रुपये, ठीक है। यहाँ हमने इसको खोल कर लिख दिया कि वैल्यू कितनी आ गई, 110 रुपये। यहाँ तक का हिस्सा देखो, अभी ये वाला हिस्सा भूल जाओ, ये वाला हिस्सा पर ध्यान रखो, 110 रुपये वैल्यू आ गई। लेकिन ये 110 रुपये, ये 10 रुपये जो बड़े थे, ये बड़े क्यों थे, क्योंकि हमने पहले 10% टैक्स लगाया था,
ठीक है। अब इसको अगर हम भूल जाएं तो कितना % बचेगा? 40 रुपये हमने वैल्यू लगाई है, बनाने की कॉस्ट 40 रुपये, तो बचा कितना? 140 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। अब 140 का जो अमाउंट है, अब आप इसको हम एक साथ ले लो ज़रा, ये 10 रुपये है, ये वो 10 रुपये जो पहले 10% है टैक्स लग चुका है, ठीक है, और इसी के हिसाब से टैक्स आगे लगना है, इसी हिसाब से टैक्स आगे लगना है। तो यहाँ जो 40 हुआ, ठीक है, असली टैक्स तो 40 रुपये पे लगना है, असली टैक्स किस पे लगना है? 40 रुपये पे लगना है, समझाया? असली टैक्स कहाँ लगना है? 40 रुपये पे लगना है। 10 इस पर तो पहले लग चुका है एक तरह से, 40 रुपये पे अगर लगाएंगे तो 4% टैक्स बना एक तरह से, ठीक है। तो अब इन दोनों टैक्स को जोड़ो, 10 और 4 कितना हो गया? 14% टैक्स, क्लियर? तो 14% टैक्स लिएगा। जो पहले यहाँ पे अब मान लो इससे पहले वाले हमने क्या देखा था कि 150 रुपये जो कि सीधा 150 रुपये 10% लगा रहे थे, तो 10 और 10 20% टैक्स हो रहा था। वो याद आया पहले वाला फॉर्मेट कि पहले हमने 100 पे भी 10% टैक्स लगा दिया था, फिर हमने 150 जो अमाउंट बना था उस पर भी 10% टैक्स लगा दिया था, तो 10 और 10 20 हो गया। अब उसमें क्या किया कि 6% कम हो गया, 6% 14% आगे निकल करके, यानी कि 14% जो होगा इसे हमें क्या करना है? इसमें भी एक लाइन लिख लो, इसमें लिखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब यानी कि जो गवर्नमेंट को टैक्स अब दिया जाएगा वो 4% दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा केवल, क्योंकि 10% तो पहले यहाँ जा चुका है, इसके अब से केवल 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना है। 10% आप पहले दे चुके हो, तो अब 4% टैक्स देना है। तो अब कंज्यूमर को जो चीज़ खरीदने को मिलेगी तो उस पर टैक्स कम लगेगा नहीं लगेगा उसका? पहले वो 20% दे रहा था, अब वो जहाँ पे केवल 4% और दे रहा है, केवल गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि अब इसका अमाउंट मान लो अगर होता कितना है 154 रुपये सपोज 4% के हिसाब से, ठीक है, तो गवर्नमेंट को केवल 4% ही ये वाला टैक्स जाएगा, ये होगा गवर्नमेंट के हिस्से में, क्योंकि 10% टैक्स पहले इस पर जा चुका था यहाँ पर गवर्नमेंट को, ठीक। तो इसके चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, वैट लिख लो, वैट इक्वल्स टू करके लिख लो, वैट इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो, अब ये क्या होगा? अभी तक तो ये प्रोडक्शन हो रहा वहाँ तक है, अब मान लो ये आगे सी से डी तक जाएगा, मान लो कंज्यूमर तक जाने वाला भी है, क्योंकि टैक्स आगे भी लगना है, ठीक है। तो अब कैसे होगा इसमें? अब इस वाले अमाउंट को भूल जाओ, ये तो खत्म ही कर दिया टैक्स हमने वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसकी जो कीमत बनी, अब हम इसको लेंगे केवल, ये बनाने की कीमत और ये जो तैयार हुआ है माल, या रॉ मटेरियल वाली कीमत होगी और ये तैयार माल की कीमत होगी। तो कितना होगा दोनों का अमाउंट? 140 हुआ। तो 140 तो इसका अमाउंट ले लो, ठीक है, ये वाला, प्लस में इसमें क्या लगेगा? अब 140 पे जो टैक्स लगा वो कितना हमने दिया था अभी पहले? 4% वो था, लेकिन अब 4% ध्यान मत दो, अब आपको 14% लेके चलना है वाला, क्योंकि 10% टैक्स पहले वाला भी तो था भाई। ये जो अमाउंट बना था हमने, अमाउंट को निकालेंगे, अमाउंट निकाल के ये तो टैक्स दिया था अभी हमने 14% यहाँ पर, तो इसी टैक्स को तो हम यहाँ लेकर के आएंगे वापस। समझ में आया? तो दोबारा बता। हैं? सुनो, देखो ये जो अमाउंट था, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया क्योंकि ये टैक्स का अमाउंट था, ठीक है। टैक्स का अमाउंट निकालोगे तो इसका प्रोडक्ट बनने का और रॉ मटेरियल का अमाउंट है, हमें केवल वो लेके यहाँ आना है। तो ये कितना हो गया अमाउंट? 140 हो गया, क्लियर? सर मतलब ये है कि 10% जो है वो 100 रुपये पे लग रहा है, हाँ, और 4% जो है वो 40 रुपये, बिल्कुल सही, ऐसे है ना। बस लॉजिक सिंपल था। अब 140 अगर हम यहाँ ले आएंगे तो 140 के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितना? 14 रुपये लग जाएगा 10% के हिसाब से। 140 पे कितना टैक्स हो गया? 14 रुपये यहाँ टैक्स हो गया। अब ये टैक्स लगा, ठीक, और 14 रुपये अगर लगा दो, अब मान लो दुकानदार कहे भी मैं 50 रुपये अपने लगाऊंगा इसमें बेचने का, कितना हो गया? ये टैक्स वाला अमाउंट है, ये दुकानदार का अपना है, टोटल कितना हो गया इसकी वैल्यू? लगाओ जरा, 190 रुपये,
ठीक है। तो यहाँ इसकी पूरी वैल्यू हो गई 190 रुपये। कितना हो गया? हाँ 90। सर ये ऊपर वाला 150 ये हो गया सर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की क्या है? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? क्या क्लास पूछ रहे थे? सर की क्लास है 1 बजे करियर पावर में। अच्छा ठीक है, तो अब बताओ। आर्टिकल 366 यानी कि ये डेफिनेशन देता है किसकी? मैं लिख लो डेफिनेशन, यहाँ पे लिख लो। मिला? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कह सकते हो। 101 जो जीएसटी के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह लो, ठीक है। 101 हुआ था जो जीएसटी के लिए हुआ था, और इसमें आर्टिकल 366 है जो डिफाइंड करता है या डेफिनेशन देता है। और डेफिनेशन में लिख लो एनी टैक्स, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, ऐसे कर सकते हो, या फिर डेफिनेशन ऑफ टैक्स कह सकते हो इसको। लिखो एनी टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, ऑन गुड्स एंड सर्विस, एनी टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन सर आपने क्या लिखा है? LAVED, लेव्ड यानी कि लागू होता है, लगता है, लगाया जाता है, इसका मीन ये होता है, ठीक है। एक तरह से आगे लिखो एक्सेप्ट ऑन। सर आप लिखने नहीं देते हैं, बहुत तेज बोलता है। मैं तेज बोला? तो दीजिए। ओके लिखो 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 लिखो। तुम्हारे हाथों पर ठंड ज़्यादा लग रही है। वो देखो वो क्या नाम है उसका, गोविंद, लिख के बैठ गया कब का। तो पेन नहीं मिल रहा था ना मेरा। अच्छा हो गया, अब तो बता भी तो दो, कमाल है इसका। आगे लिखो एक्सेप्ट ऑन कंज्यूमेबल लीकर, एक्सेप्ट ऑन कंज्यूमेबल लीकर। लीकर का मतलब वही जैसे पी करके लोग झूमते हैं, ठीक है। तो लीकर दो टाइप के हैं, एक आपके लाइक वो सैनिटाइजर उन सब में इस्तेमाल होता है, या फिर मेडिसिन उसमें होता है। तो जो मेडिसिन वाला लीकर हो गया या अल्कोहल जिसको आप ड्रिंक के तौर पर लेते हो वाला हो गया, वो सब पे लगता है। सैनिटाइजर वाला वो अलग है, हिसाब किताब है, ठीक है ना। कंज्यूमेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी पीने योग्य जो अल्कोहल हो गया उसको छोड़कर किसी भी और सेवा पर लगने वाला कर। और 2004 में, इसके बाद लिखो 2004 से शुरुआत होती है। 2004 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी उसकी एक रिपोर्ट आई, यानी कि उसको एक अप्रूवल दिया, एक प्रकार से प्रपोजल दिया कह सकते हो। उस रिपोर्ट के ब्याह पे प्रपोजल दिया कि भैया 2004 में प्रपोजल आया जीएसटी को लेकर के, जीएसटी का प्रपोजल आया। और जीएसटी पे जो कमेटी बनी थी वो कब बनी थी? जीएसटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, याद है? बताओ जरा, जीएसटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने? हाँ बिल्कुल सही, सन 2000 में, ईयर 2000 में, जो ईयर आपका 2000, हाँ असीम दास गुप्ता जो कलकत्ता कमेटी सर कुछ बना, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, असीम दास गुप्ता, ठीक है। उन्होंने जीएसटी मॉडल को तैयार किया था, ठीक है। और उस दौरान सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। क्लियर? हाँ लिख लो इसको भी, वरना बोलोगे बहुत तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में, वहाँ के बाद में इस पर बात हुई थी सीधा 2004 में। 2004 में सरकार, हाँ
कमेटी असीम दास गुप्ता की, और ये वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। कमेटी भी सही ये नहीं क्या कहते हैं सर उन्होंने जीएसटी को क्या कहते हैं मॉडल बना रहे, जीएसटी मॉडल तैयार करते कि मॉडल जीएसटी कैसा होना चाहिए। और 2004 में जीएसटी का प्रपोजल के साथ में, मतलब जीएसटी का प्रपोजल के साथ में एक बदलाव की बात की गई। और बदलाव क्या किया, जो सेल टैक्स है आपका, ठीक है, सेल टैक्स को वैट में कन्वर्ट करने की बात की पूरी तरीके से, कि जो आप अभी तक सेल टैक्स पढ़ रहे थे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, वैट में, कि वैट में करो इसको कन्वर्ट। और जब इसको वैट में कन्वर्ट करोगे तो वैट में कन्वर्ट करने पर जो कंपेंशन होगा, कंपेंसेशन जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट देगी किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। यानी कि जो ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। तो 2005 में, 2004 में ये आया और 2005 में इस अप्रूवल पे बात हुई। और 2005 में कम से कम 22 से ज़्यादा स्टेट ऐसे थे, 22 प्लस स्टेट हम कह सकते हैं, जो इस बात के लिए एग्री हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे। और सेल टैक्स को किस में कन्वर्ट किया गया, वैट में, वैट टैक्स में, यानी वैट में, वैल्यू एडेड टैक्स में इसको कन्वर्ट कर लिया गया। हैं, हाँ, कॉम्पनसेशन तो चल ही रहा था, फिर भाई कॉम्पनसेशन तो मिलेगा ही। अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो फिर कन्वर्ट करने की क्या जरूरत हो गई, फिर तो पब्लिक कपड़े फाड़ डालते सरकार के। एक तो तुम कह रहे हो, ऊपर से कर नहीं रहे हो। मतलब दिया किस तरीके से क्या, ऐसे ही देखो, इसमें क्या होता है, मैंने वो लिखवाया था ना आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लो मैं हूँ, सपोज ऐसे करते हैं, मैं हूँ, मैंने कोई प्रोडक्शन किया, कोई चीज़ मैंने बनाई, मेरे बनाने के बाद जब मैं उसे मार्केट में बेच रहा हूँ तो सरकार ने मुझसे टैक्स लिया है। अब मैंने मान लो कि आपका नाम क्या है, प्रगति, मैंने मान लो कोई चीज़ प्रगति को बेच दी। अब प्रगति को जब बेची तो प्रगति ने भी उस पर टैक्स दिया। प्रगति ने वो चीज़ उठा करके आगे, इनका नाम क्या है बगल में, अनन्या, अनन्या को सेल आउट कर दी, ठीक है, तो अनन्या ने टैक्स दिया। अनन्या ने उठा करके दे दी शिखा को, ठीक है। तो अब जगह जगह पे टैक्स दिया, तो मैंने सरकार को दे दिया, मैंने बोला भाई मेरे ऊपर टैक्स आप लगा चुके, मेरा टैक्स रिबेट करो। सरकार ने कहा ठीक है, मेरा टैक्स रिबेट आ गया तो मेरा टैक्स वाला खत्म हिस्सा। इन्होंने इनको दिया तो इन्होंने कहा कि मैंने पहले टैक्स मेरे को, इन्होंने मेरे को टैक्स दिया था, ठीक है, तो ये कंपेंसेशन मांगेंगे मुझसे कि भाई मैंने टैक्स वहाँ दिया। ये कहेंगे मैंने इनको टैक्स दिया, ये कंपेंसेशन मांगे सरकार से कि मैंने टैक्स दे दिया। लास्ट में कंज्यूमर तो टैक्स लेना ही है। यानी कि जो बीच की लाइन हो गई, उन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने उनको सबको कंपेंसेट कर दिया, पैसे दे दिया कि आप अपना अपना पैसा पकड़ो। यानी कि आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया। टैक्स किसने दिया, कंज्यूमर ने। क्लियर। पहले क्या होता कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं, मैंने टैक्स दिया, प्रगति ने चीज खरीदी तो प्रगति ने मेरे टैक्स वाले के ऊपर भी टैक्स दे दिया, इन्होंने उसके ऊपर भी टैक्स दे दिया, उन्होंने उसके ऊपर भी टैक्स दे दिया। ओवरलैपिंग होता है टैक्स, तो सबका टैक्स वाला हिस्सा जिसके ऊपर जिस हिस्से में पहले टैक्स लग चुका था उस हिस्से को खत्म कर दिया गया। बाकी हिस्सा ऐसे कैसे रहेगा जो मैंने पहले से समझाया था आपको, इसलिए पहले मैंने वाला हिस्सा समझा दिया था। क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद 2005 और 6 में, यानी 2006 की बात अगर हम करें आगे आते हुए, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव और हुआ कि ऐसा मान सकते हैं कि केवल 8 ऐसे राज्य थे जिन्होंने कंपेंसेशन लिया। बाद में ये पूरी तरह से सफल भी हुआ। 8 राज्यों ने कंपेंसेशन भी लिया और आगे जाकर के पूरी तरह से चलता गया। मतलब कंपेंसेशन स्टेट भी तो लेंगे ना, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, ठीक है, तो कंपेंसेशन तो होगा ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसमें। अब देखो, अब आपको चाहिए लिखने का कंटेंट। अभी तक तो आपने समझ लिया, यानी कि ये जो सारे पॉइंट थे कि कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, ये सब आपका वो हो गया जो आपको पॉइंट चाहिए थे उसमें डालने के लिए। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा बने आपके लिए कि जीएसटी लाने के मूल कारण क्या थे, कोर वैल्यूज क्या है उसकी, ऐसा पूछ सकता है वो क्वेश्चन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्यों लाया गया जीएसटी। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं करोगे ना लिखने की उसकी, तो आपका ध्यान रखना है कि यानी कि सबसे बड़ी बात, अब इसकी फुल फॉर्म को दोबारा पढ़ो जरा, क्या फुल फॉर्म इसकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिंपल सी बात है कि गुड्स और सर्विस को एक साथ लाना ही जीएसटी था। पहले अलग अलग हो रहा था, अब क्या कर दिया कि गुड्स और सर्विस को एक साथ लाना, एक साथ करना, ये सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट था। ठीक है, जीएसटी को लागू करने का। और इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट
को सर्विस या गुड्स जिनको पहले नहीं मानते थे वो सारे इसमें शामिल हो गए। एक साथ लाना ही कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, GST एक साथ लाना ही, ठीक है। इसका एक मेन मोटिव था, एक मेन मोटिव था, इसका मेन प्रपोजल यही था। क्योंकि पहले बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको ना पहले सर्विस मानते थे ना पहले गुड्स मानते थे। तो अब ये कर दे इसके लिए या तो कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट या तो सर्विस हो सकता है या गुड्स हो सकता है। अब दो ही चीज़ हो सकती है, इससे अलग कुछ होगा ही नहीं मार्केट में, तो सर्विस या गुड्स। बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे एक चीज़ होती है सर्विस, सर्विस में एक मान लो सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किस में लोगे, सर्विस में लोगे या प्रोडक्ट में लोगे? सर्विस में लोगे तो सीडी बनाकर बेच रहा हो तो कह रहा प्रोडक्ट है मेरा, ये गुड्स है। सीडी या पेन ड्राइव बेच रहा है वो। बेच रहा है ना तो सर्विस, लेकिन बेच रहा है। भाई एक बात बताओ, सपोज ये पेन ड्राइव है, आपने सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को आपने बेच दिया सामने वाले ने। अब आपने पेन ड्राइव खरीदी है और पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर है, क्लियर? तभी तक गुड्स में डालोगे सर्विस में डालोगे, सॉफ्टवेयर अपने आप में एक सर्विस है, लेकिन पेन ड्राइव आपने खरीदी है, तो जीएसटी में डाल देंगे। फिर क्या करोगे? गुड्स में सर्विस का क्या करोगे फिर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा के बेचते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी दोनों ऑटोमेटिक लग गया उसमें, समझे? सर ये कि- टैक्स आया ही क्यों? ये टैक्स आया ही क्यों है, ये टैक्स ही क्यों आए हैं? बता रहा हूँ, टैक्स ही क्यों आए हैं। देखो क्यों भरते हैं? बता रहा हूँ, समझो। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए और देश को अच्छी तरह से, यानी सभी जनता को इक्वली ट्रीट अगर करना हो तो टैक्स सिस्टम सबसे अच्छी चीज़ होती है। मान लो कि किसी के पास बेशुमार पैसा है, ठीक है, और किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज में इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगी। एक अमीर तबका बन जाएगा, एक गरीब तबका बन जाएगा। तो सरकार, अच्छी सरकार जो होती है, उनका काम क्या होता है कि समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसा उससे पैसा ले और जो कम है उनके वेलफेयर के लिए खर्च करे, इसलिए टैक्स सिस्टम। वरना सब के सब अंधा पैसा कमाएं, टैक्स ना देने की वजह से मार काट कर दे लोग। बेसिकली इक्वालिटी। इक्वालिटी का टैक्स आया एक तरह से, इक्वालिटी के लिए कह लो या सोशल सर्विस के लिए कह लो या पब्लिक वेलफेयर के लिए कह लो, ठीक है, या फिर सरकार का कंट्रोल उनकी जनता पे होना चाहिए, इसके लिए भी कह लो। सरकार का भी तो कंट्रोल है जनता पे, और जनता का भरोसा सरकार पे होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए टैक्स सिस्टम बनाया गया है कि मान लो हमने सरकार चुन ली, ठीक है, अब जो सरकार चुन ली और सरकार कहती है कि हम आपके लिए फ्री हॉस्पिटल लेंगे, फ्री स्कूल बनाएंगे, फ्री कॉलेज बनाएंगे, ठीक है, तो जनता ने सरकार पर भरोसा किया, सरकार के पैसा बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, और टैक्स का पैसा सरकार हमारे वेलफेयर में लगाएगी तो हमें भरोसा होगा, ठीक है। और अच्छी सरकार वही होती है जो आपकी बेसिक ज़रूरतों को आपको मुहैया कराए, ठीक है। और बेसिक ज़रूरतें क्या होती है आपकी? ये बेसिक ज़रूरतें नहीं होती गधो, ये बेसिक ज़रूरतें नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और फूड भी ऐसी बात है, फूड भी है। मकान बेसिक जरूरत नहीं होती किसी की कि मकान तक पहुंच जाओ, बोला 2 BHK चाहिए कि 3 BHK चाहिए बताओ, हैं? या फिर नहीं जी इंटीरियर में वो मज़ा नहीं आया, फर्श आपने मार्बल वाला दिए ही नहीं है, सरकार बोलेगी बताऊँ तुझे भी मार्बल फर्श चाहिए, हैं? या फिर जी वो मिरर अच्छे वाला लगाना, थोड़ा अच्छा, चौकता अच्छा चमकना चाहिए हमारा, है ना? तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको लेकर के इसमें बात की जाती है, ठीक है। यानी कि आपका हेल्थ सेक्टर, जो सरकार आपको अच्छी हेल्थ सर्विस दे रही है, अच्छी आपको एजुकेशन दे रही है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रख रही है, ठीक है, और भी आपकी छोटे मोटे एसेंशियल सर्विसेज का ध्यान रख रही है, वो एक अच्छी सरकार होती है। इनके बदले में वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही। जैसे मान लो यूरोपियन कंट्री है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री में जितनी भी ऐसी सर्विस हैं वो सब फ्री होती है। यहाँ तक कि यूरोप में बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनके यहाँ पे फ्लाइट से आप सफ़र करते हो तो वो तक फ्री है। हाँ, सवाई चलता है, फ्लाइट भी फ्री होती हैं यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं। या डेनमार्क है,
और शायद एक दो और कंट्रीज हैं, इनमें फ्लाइट भी आपको एक देश से दूसरे जगह उड़ के जाना, जाओ फ्री में, फोकट में, कोई पैसा मत दो में। वह है वेलफेयर, उसे कहते हैं वेलफेयर गवर्नमेंट एक, ठीक है। यहाँ तो एक गवर्नमेंट बस का किराया फिर उस पंगामा करा लो, अरे बस किराया दे रहा है, मुफ्त की याद डाल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज ये फ्री सर्विस पहले दे चुके और तभी वहाँ का हैप्पी। एक बार बताओ, अगर आपको सर्विसेज फ्री में मिले, ठीक है, और आपके पास में अच्छा खासा पैसा बच रहा है, बस आपको एक चिंता है कि आपको अपनी सर्विस वो वैल्यू बढ़ानी है खुद की, ठीक है। वैल्यू बढ़ाओगे खुद की तो आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, यानी कि आपने अपने ऊपर काम की सैलरी बढ़ी, और जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप सरकार को टैक्स भी दोगे, अच्छा टैक्स दोगे, और जब आप टैक्स दोगे और कुछ ना कुछ आप गुड्स एंड सर्विसेज भी लोगे, तो दोनों तरफ से आप टैक्स भी दे रहे हो, और आपको पता है टैक्स का जो पैसा जा रहा है ये कहीं ना कहीं घूम करके आपके वेलफेयर में लग जाएगा, तो आप खुश रहोगे ही नहीं रहोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हेल्थ सेक्टर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो कोई भी सरकार अगर ये बोले कि अरे नहीं तो फ्री सर्विस दे रहा है लूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर सरकार फ्री सर्विस दे सकती है, और ये हमारे देश में प्रूफ हो चुका है, ठीक है। केजू चाचा लगे हैं भाला के तरह छोटा, केजू टर्म देखो ना, तो केजू, ये केजू सही है बेटे। तो मोदी कह रहे मोदू मोदू, ए मेरा मोदू है, योगू बाबा है, शाबाश बेटे। राहुल गांधी पप्पू। और वो पता नहीं क्या कह रहा था, कल मैं एक उसी पर सुन रहा था, हाँ उसके ऊपर बात चल रही थी कि लोग ना शादी को लेकर बड़ा जोर देते हैं कि शादी करो शादी करो, फिर कहते हैं कि शादी के बाद में एक चिराग होना चाहिए कि आपका वंश आगे बढ़े, ठीक है, वंश आगे बढ़े। तो बोलता है कि वंश बढ़ा के कौन सा कोई तीर मार लेगा। राजीव गांधी ने अपना वंश ट्राई किया बढ़ाने के लिए और पप्पू पैदा हुआ, क्या हुआ, उसका वंश तो बर्बाद है, और वो पप्पू आकर शादी नहीं करने तैयार है। वो तो अब वो क्वेश्चन ही आ रहा था, अरे नहीं ऐसा चल जाता है। अब वो क्वेश्चन ऐसा आ रहा था उसमें कि अब एक बात बताओ कि डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि पप्पू शादी ना करके वंश ना बढ़ाकर देश का भला कर रहा या बुरा कर रहा, तो दोनों तरफ से बात हो गई तो, ठीक है। राजीव गांधी ने बुरा किया, पप्पू शादी ना करके भला कर रहा, तो जो कर्म बेटा नहीं कर, बाप नहीं कर पाया वो बेटा कर रहा, और फिर वंश तो खत्म, ठीक है। और फिर इस पर घूम के एक और चुटकुला बना, और चुटकुला क्या बना दूसरा कि वो ये कहते ना कि मोदी जी हमारे, कि मोदी जी को इस पप्पू से लड़ने के लिए अपनी बीवी छोड़नी पड़ी, बताओ इतना शक्तिशाली है पप्पू ये। एक नमूने से लड़ने के लिए, अगर आप कहते हो नमूना है, तो उससे लड़ने के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, कमाल की बात है। खैर ये मजाक की बात ही है। तू चाहता उसका 2 वर्जन लॉन्च हो, नहीं सपोज एक बात सोच, जैसे अब है ना कि अभी 2019 में मोदी, 2024 में मोदी, एक से बिल्कुल अंधभक्तों वाली बात की, अंधभक्त चाहता है कि मोदी ही रहे, कभी मान लो 2024 के बाद में फिर 2029 में मोदी, 29 के बाद में 2034 में मोदी, और एक दिन निपट गया मोदी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वो एक कॉमेडियन तो बोल रहा था, कह रहा मोदी को दोबारा ढूंढो कैसे, मान लो कहीं मोदी कर रहे, एक आत्मा दूसरे आत्मा शिफ्ट हो जाती है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसकी आत्मा में चली गई, तो फिर बोलेंगे कि भाई जिस तारीख को मोदी मरा है और जिस तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, उन दोनों तारीखों में जितने बच्चे पैदा होंगे उन सब में रिसर्च करेंगे मोदी कौन है, छांटना भी तो है। तो एक बंदा बोला एक काम करेंगे, कैमरा रख देंगे सामने उसके, और जो कैमरे को देख करके तरीके से स्माइल करे वही मोदी उठा लो उसे वही मोदी उठा लो उसे, ठीक है। तो फिर मिल गया मोदी, और फिर हर हर मोदी, जय जय मोदी, और मोदी मोदी, तो तेरी वही वाली बात है, तो उसी में चिपका पड़ा है। चलो आगे देखते हैं। तो फिर इसमें हम कह सकते हैं कि आगे चल कर कुछ सालों तक, 2012 तक, कुछ साल और चले 2012 तक, ये मान के चलो कि जीएसटी को लेकर के नई नई चीज़ें आती गई, और जीएसटी तो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन जो वैट है आपका, वैट में बदलाव होते गए, वैट में चीज़ें कन्वर्ट होती गई, ठीक है। अब एक और स्टेप लिखा रहा हूँ, वो भी लिख लो,
ठीक है। सही। हाँ, 2006 में क्या इसे सर कन्वर्ट कैसे करेंगे ऐसे में? ऐसे मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो आपके ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाए कि जीएसटी के बारे में लिखो या जीडीपी के बारे में लिखो या आर्थिक हालात पे लिखो, बेसिक जो टर्म आएगा वो आएगा आर्थिक हालात पे लिखो, ठीक है। तो आपके पास में एक चीज़ रहेगी कि मान लो आपको आर्थिक हालात पे लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो कि तो 1986 से पहले ये टैक्स सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम 1986 में आया, उससे पहले कुछ ऐसा चलता था कि जो टैक्स था उसमें ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स होता था, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट चलता था, तो जो कहीं ना कहीं जो जनता थी उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा था, ठीक। लेकिन उसके बाद में चीज़ों में हमारी सरकारों ने बदलाव किया, सुधार किया, और इसी को देखते हुए एलपी सिस्टम 1991 में लॉन्च हुआ 1991 में, और उसके बाद में हमें लगा कि हाँ भाई अब जो विदेशी कंपनियां वो हमारे देश में आ रही हैं और उनको हम किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सर्विस तो दे ही रहे हैं, तो वहीं पर हमने सर्विस टैक्स भी लॉन्च किया, ठीक है। और टैक्स सिस्टम जो हमारा बना वो इतना शानदार बनाया गया कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अथॉरिटी रखी गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अथॉरिटी रखी गई, और कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज़ को भी उनके थोड़े से हिस्से दिए गए, ठीक है। और साथ में टैक्स सिस्टम को दो पार्टों में भी डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया, जिससे किसी को ये न लगे कि वो किस प्रकार का टैक्स दे रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में तो इंसान जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वहाँ से टैक्स दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हर एक छोटा इंसान यानी कि एक गरीब तबके का इंसान भी टैक्स दे रहा है। कोई एक माचिस की डिब्बी खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है वो, ठीक है। तो इससे अब उनको लगेगा पढ़ने वालों कि हाँ भी आपको सारी की सारी चीज़ में नॉलेज है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, यानी कि समय आगे बढ़ता है, और समय का मतलब जैसे समय जो होता है, टाइम जो है वो हर क्षण परिवर्तन होता है, एवरी मिनट चेंज होता है, और जैसे समय में बदलाव आता है वैसे वैसे आपकी ज़रूरत में बदलाव आता है। उदाहरण के तौर पे कुछ साल पहले हम कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, आज हम एंड्रॉयड पर है, फिर एप्पल आ रहा है, फिर उससे भी बेहतरीन चीज़ आ रही है, अब घड़ी के अंदर ही मोबाइल आ चुका है, यानी कि समय के हिसाब से। और इनको देखते हुए कानून में बदलाव की जरूरत होती है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कानून लाना है। वैसे ही हमारे समय के अनुसार हमें देखा कि अब टैक्स का बर्डन पब्लिक पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया और हम लोगों ने वैट के ऊपर शिफ्ट हुए, और वैट की वजह से जो ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स था वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया। जब सरकार को दिखा कि भाई ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स खत्म हो रहा है, तो 2000 के आसपास, सन 2000 में हमारी जो केंद्र सरकार थी, और किसी भी सरकार का नाम डायरेक्ट नहीं आप लोगे कि बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस, ऐसा नहीं करना आपको, हमेशा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ही लेके चलना है, ठीक है। कि जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने सन 2000 में जीएसटी मॉडल को शानदार तरीके से तैयार करवाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जीएसटी मॉडल को उस समय पर लागू नहीं किया गया, क्योंकि उसमें अभी और चीज़ें करना जरूरी था, और इसी के लिए कुछ बदलाव समय समय पे उसके बाद किए गए, क्योंकि 2004 में जीएसटी का प्रपोजल रखा गया, और फिर 2005 में आकर के कुछ राज्य से बात की गई कि आप सेल टैक्स को वैट में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि जो सेल टैक्स के अंदर ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स हो रही थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई। और फिर एक समस्या ये बन गई कि कौन सा प्रोडक्ट गुड्स होगा और कौन सा प्रोडक्ट सर्विस होगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपसी मत शामिल नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो फंसी हुई थी। सरकार को ऐसा फील हो रहा था कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्विस में डालते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसका नाम बदल के उस सर्विस का नाम बदल देता। तो फिर सरकार ने क्या किया, एक अच्छा तरीका ईजाद किया जिसको आप जीएसटी के नाम से हम आज जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया, और उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपने गुड्स और सर्विस एक डिफाइन कर दिया कि अब दो ही प्रकार की चीज़ होंगी, तो वो कोई चीज़ गुड्स कहलाएगी या कोई चीज़ सर्विस कहलाएगी। तो जो चीज़ गुड्स नहीं है वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या बन गई, सर्विस बन गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने एक काम किया, देश के लिए बड़ा अच्छा काम किया कि गुड्स और सर्विस को एक साथ ले आए। पहले जो अलग अलग चीज़ चल रही थी, व्यवस्था अलग अलग थी, उसको एक साथ ले आए और पूरे देश के लिए एक शानदार मॉडल तैयार किया, जिसे हम आज गुड्स एंड सर्विस के नाम से, जीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जीएसटी को बनाया गया, ठीक है, और पूरे के पूरे देश में लागू किया गया, और धीरे धीरे करके 2004 से 5 में 6 में सरकारों ने समय समय पे इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव किए। कोई भी गुड्स से कोई भी जो कानून बनता है वो अपने आप में कभी कभी कुछ कीमती समय ले लेता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पे निर्भर करते हुए। और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उस अर्थव्यवस्था को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे मॉडल की ज़रूरत थी। तो जो मॉडल की कमी हमारे देश में पूरी किसने की, जीएसटी ने पूरी की।
और जीएसटी लागू होने के बाद हमें एक अच्छा, पूरे देश के लिए एक अच्छा रोल मॉडल, और जीएसटी की सफलता हम इसी बात से आंक सकते हैं कि ऑलरेडी तकरीबन 160 देश ऐसे हैं जो जीएसटी लागू कर चुके हैं अपने देश में, और जहां जीएसटी बहुत सफल रहा। ठीक है, उसमें फ्रांस सबसे पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी को लागू भी किया, और जीएसटी की कल्पना हम वैट के बिना नहीं कर सकते थे, और इसीलिए हमारी सरकार ने सेल टैक्स को वैट में कन्वर्ट किया, और जब वैट में कन्वर्ट तो उससे ही हम आगे बढ़ करके जीएसटी मॉडल पर आ गए। अब तक हमने जो पढ़ाया है उससे आप इतना कुछ लिख सकते हो, और मुझे लगता है शायद 300-4 से वर्ड बन चुके होंगे। ठीक है, 500 और फटाफट उन्होंने बोल दिया। सर आपने 2012 का क्या बताया? 2012 का सर 6 का होगा। मतलब सरकार ने जो चीज़ें की, उसमें जो नाम हम चेंज कर रहे थे हेयर ड्रेसर का और चीज़ें बदल रहे थे, उसका था। तो सरकार ने कहा कि जो भी चीज़ होगी, यानी जो भी चीज़ गुड्स नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सर्विस जाएगी। जो चीज़ गुड्स नहीं होगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, सर्विस में। यानी कि अगर आपने कंटेंट को समझा हो तो आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, समझना और पढ़ना। हाँ, सर 2006 में क्या हुआ? 8 स्टेट जो कंपनी 2006 में क्या हुआ? 2006 में ये हुआ कि जो 8 राज्य थे उन्हें कंपेंसेशन मिला, और मिला। पहले 25 थे, फिर 8 को और मिल गया। ठीक है ना, कि 8 राज्यों ने कंपेंसेशन ली, उसके बाद में और भी जुड़े। तो अब जीएसटी पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बोल्ड पॉइंट में ले आता हूँ मैं इसको अब। ठीक है ना, तो उससे आपको याद रहेगा भी आप किस किस तरीके से पहले लिख सकते हो इसमें। यूपीएससी के इंटरव्यू में इतनी बार बता देना, सामने वाला मंत्र मुग्ध होकर सुनेगा कि हाँ क्या बात है, इतना जानता है बस। पटास वो अंतर्यामी कहते हैं उन्हें। मैंने उनसे डाउट पूछा था ना क्लास में। हाँ। मुझे अपना नंबर दे दिया, कह रहे हैं इस पे भेज देना डाउट। क्या बात है, सही है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एसएसबी गारंटी से कर दे रहे हैं, कह रहे हैं एनडी क्लियर हो जाए तो मेरे से कांटेक्ट करने वाले में एसएसबी। क्या बात है, कह रहे थे वो अजय का सिलेक्शन नहीं हुआ था ना। उनसे एक क्वेश्चन पूछना, मैं इतना एक क्वेश्चन पूछना कि भविष्य में खुद कुछ कर पाए हो, कह रहे मैं काली गुफा का या पास्ट में अपने कुछ कर पाए हो कभी, एक क्वेश्चन पूछना। छोटी मोटी जॉब तो मैं ऐसे लगवा दूंगा, पुलिस की और किस की होता सर मैं उस दिन ना मर्चेंट नेवी में जब 2.25 लाख रुपए खर्च कर रहा था ना, सर कह रहे वो तो मैं करा दूंगा। उनसे बस यही पूछना, सर मैं यूपीएससी में जाना चाहता हूँ, एक बार ये और कर लेना। बोलेंगे अरे मैं कराता हूँ, चलो कलेक्टर चाहिए, कौन सी जगह कलेक्टर आना है वो बना देंगे। चलो अब इसमें लिखो, मैं सेंट्रल प्लस वैट करो, सॉरी सेन वैट, याद है आपको, लिखवाया था सेन वैट, सेंटर वैट जो होता है, सेन वैट, और सेन वैट से प्लस करो वैट। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, सेंट वैट से जो वैट में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में कास्केडिंग इफेक्ट को रोकना। भाई सेंट वैट था, सेंटर वैट, वैट में कन्वर्ट हो, क्या रोका हमने, कास्केडिंग इफेक्ट ना रोका, सेल टैक्स में जो लग रहा था, तो इसलिए आगे लिख दो कास्केडिंग इफेक्ट को रोकना। और इसके बाद आप क्या बता सकते हो उसमें कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और इसमें भी अगर हम वैट लगा दे तो क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट को रोकना, कि हमने कास्केडिंग इफेक्ट रोका। इसके बाद में स्टेट वैट रेट, स्टेट वैट रेट्स, तो यहां पर क्या हो गया, रेट्स को अलग अलग करना। क्लियर, क्योंकि देखो आपने देखा होगा राज्यों के हिसाब से कई गुड्स एंड सर्विस पहले ऐसी जो महंगी और सस्ती दिखाई देती हैं आपको। एग्जाम्पल तो समझ लो, अब तो मैक्सिमम चीज़ें जीएसटी के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन पेट्रोल और अल्कोहल अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आया। तो आप देखो कि पेट्रोल किसी ना किसी स्टेट में महंगा ज़्यादा, किसी ना किसी स्टेट में सस्ता ज़्यादा है। ऐसे ही आपका अल्कोहल भी किसी ना किसी स्टेट में महंगा ज़्यादा है, किसी ना किसी स्टेट में, दिल्ली में आप जाओ तो आप एक बियर या वाइन की बोतल देख लो, उसी का रेट यूपी में देख लो, फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो ये वैट जो रेट है वो अलग अलग भी होता है। ठीक है,
अगर मान लो इसे जीएसटी में लिया है फिर तो रेट टैक्स जो एक हिसाब से लगेगा ना। मान लो कि भाई अब जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 32 रुपए में एक बोतल आपकी बन रहा है, वाइन का जो बोतल है वो बन रही है और पहुंच रही है वो 250 रुपए तक, ठीक है। लेकिन अगर वो टैक्स लगकर 250 रुपये तक जा रही है, लेकिन अगर उसमें बोल दो भाई आप जीएसटी में ले आओ और सबसे महंगा टैक्स लगा लो 30% का, 28% का, इससे ज़्यादा क्या टैक्स लगाओ जीएसटी में, तो कितने की हो गई है? 30 रुपये पर 28% लगा लो, कितना हो गया उसका 30 रुपये 28%? 9 या 9.5 रुपये के आसपास बनेगा। तो कितने की हो गई? 40 रुपये की बोतल भी नहीं पड़ी। और फिर देखो बेवड़े कहते ओ तेरी गली गली झूमते हैं, अच्छा सस्ती हो गई। कोई दारू पिएंगे वो। हाँ वो आज भी यही पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इतना फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद नंबर 5 लिखो। इसमें एंट्री टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स बोलते हैं इसको। एंट्री टैक्स का मतलब समझ रहे हो? चुंगी होता है ना, चुंगी होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टरी बोलते हैं शायद। टोल टैक्स, चुंगी, ऑक्टरी बोलते हैं आई थिंक उसको ना। ऑक्टरी बोलते हैं उसको। हाँ ऑक्ट्रोई जिसमें बोलते हो, चुंगी कर, चुंगी कर। बॉर्डर क्रॉस करने में देना पड़ता है ना? नहीं, अरे बॉर्डर वगैरह क्रॉस करने होता क्या? बॉर्डर क्रॉस ही, बॉर्डर क्रॉस अलग हो गया। होता क्या देखो, मान लो एक बड़ा राज्य है, ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश ही है। अब उत्तर प्रदेश में आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है गांव बदल जाते हैं, लोकल अथॉरिटी बदल जाती हैं, तो वहाँ छोटे बोलते हैं हमारे जिले में आएगा तो यहाँ चुंगी दे के जाएगा। छोटे छोटे कर होता है उनका वो लगाने का, तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया वाला। सर यूपी में हापुड़ चुंगी। हाँ हापुड़ चुंगी, मेरठ चुंगी, यहाँ गाजियाबादी को चुंगी, मुरादनगर चुंगी होगी, अलग अलग चुंगी होगी ना। अगर तो ये चुंगियाँ होती हैं स्टेट के अंदर भी, तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं इसमें। और प्लस में अगर अगला पॉइंट में देखें तो जैसे स्टेट प्लस सेंटर टैक्स को अब ऐड कर दिया। सेंट्रल टैक्स जो है इनका ऐड कर दिया है, या सेंटर ही कर दो, सेंट्रल मत लिखो इसको, सेंटर ही कर दो। सेंटर टैक्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यानी कि अब जो टैक्स होता है एक साथ ही लिया जा रहा है, बाद में तो अलग अलग हो रहा है ना। तो अभी तक अभी टाइम क्या हुआ है? 2 सर 1 बज गया। 1 बज गया? यस सर। ज़रा टाइम है अभी 1 बजने में, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ। अभी तक समझो आप लोगों ने इतना हिस्सा पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि असल में जीएसटी क्या है। अभी अपने जीएसटी में नहीं घुसे हो, अभी तो थोड़ा ऊपर। अभी आपने टैक्स का स्ट्रक्चर समझा, जो इंडिया में अब तक टैक्स का स्ट्रक्चर चल रहा था वो क्या था। अब आप पढ़ोगे जीएसटी क्या है, और जीएसटी में कैसे एक प्रकार से मल्टी लेवल स्टेट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है, ये सब कैसे बना, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसा अभी समझाना है, इसमें रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन बना, फिर कंज्यूमर के पास गया, वो सारी स्थिति इसमें भी समझाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें बदलेंगी और कैसे वैट में एक्साइज ड्यूटी को चेंज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो सब पढ़ेंगे। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कब कब हुआ, क्या क्या वैल्यू ऑफ कॉस्ट बनेगी, कैसे इंटीग्रल टैक्स लिया जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार, क्योंकि यहाँ पढ़ लिया, एक बार अच्छी तरह और देख लेना, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी डालोगे आप क्या? नहीं चलेगी। यूट्यूब आ जाएगी, वरना वैसे दे देंगे। ये वीडियो आज ही हम कोशिश करेंगे, आज या कल में आ जाएगी, ठीक है। और करने के बाद में इसको मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कल हम जब बात करेंगे जीएसटी को पढ़ने के लिए तो इसमें कोई डाउट मन में मत रखना, ठीक है। फिर जीएसटी को और घुस के पढ़ना है, और तरीके से समझना है आप अंदर जीएसटी को। कंटिन्यू करोगे? हाँ कल जीएसटी पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से। वीडियो कहाँ पर अवेलेबल है? आपका नंबर है ना, लिंक आ जाएगा सीधा, ठीक है, टेंशन मत लो। और स्वाति मैम अभी आपको एक पोर्टल भेज देंगी, उस पोर्टल पर रजिस्टर कर लेना। हाँ कल मैथ्स की क्लास है ना, तो फिर कैसे पढ़ाओगे? पहले मैथ्स फिर जीएस। कल फ्राइडे है ना, हाँ सर आएंगे ना। कोशिश करते हैं कल आए, वरना कल नहीं आए तो आप पहले उसको पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ना, ठीक है, बाकी लोग जीएसटी पढ़ेंगे। हम पागल हैं जो वाले पढ़ के बैठे हैं, तो पूरा पढ़ाएंगे, तसल्ली पकड़ो। नहीं पढ़ाओगे आप? अरे वैसे कल तो वो नहीं आएंगे शायद, मेरा वो सैटरडे संडे आएंगे ना, कल क्यों आएंगे वो? अभी तो जीएसटी पढ़ना है ना। हैं, पहले जीएसटी कंप्लीट करो, ठीक है,
पहले कल जीएसटी पढ़ाऊंगा आपको, उसी को पहले कंप्लीट करेंगे। ओके चलो। और आपका नाम क्या था? गोविंद। आप अभी वहाँ मिलो और स्वाति मैम से पोर्टल का लिंक ले लो, ठीक है ना? हाँ हाँ कर दो, बंद कर दो।